Hello everyone, welcome to the second module for the first chapter of grade 9 science, that is matter in our surrounding. पहले के मॉड्यूल में हमने मैटर को बहुत अच्छे से समझा है, क्या होता है मैटर, किस तरीके से मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने समझी, जैसे ब्राउनियन मोशन हो गया, या काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से बढ़ती है मैटर में, किस तरीके से डिफ्यूजन होता है। अभी मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट मॉड्यूल में हम समझेंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर समझने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं एक ग्लास जार में एक रेड ब्राउन जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि वेपर बनाता है रेड ब्राउन कलर की, उसको मैंने एक जार में फिलअप किया। अभी इसी जार के ऊपर मैं एक इन्वर्टेड जार सेम साइज का रखती हूँ, इसी के ऊपर उल्टा। ठीक है, मैं इसी के ऊपर इसी के साथ एक उल्टा एम्प्टी जार रखती हूँ जिसके अंदर बहुत सारी स्पेस है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये जो रेड वेपर्स हैं ऑफ ब्रोमीन वो ऊपर के खाली स्पेस में भी फिलअप होना शुरू हो जाते हैं। और वो कब तक होंगे? जब तक दोनों का लेवल एक जैसा मेंटेन आउट ना हो तब तक होंगे। दोनों जार में इक्वल अमाउंट ऑफ ब्रोमीन वेपर आ जाएगा तो उसके बाद जार फिलअप एयर एट अ स्टेबिलिटी हो जाएगा। उसके बाद कोई डिफ्यूजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जब हम देखते हैं कि लोअर जार से अपर जार फिलअप हुआ है जो कि कलरलेस एयर था और धीरे धीरे दोनों में कलर स्प्रेड हो गया है, सो देर इज डिफ्यूजन ऑफ दिस ब्राउन वेपर्स। और वो किस लिए है? क्योंकि ऊपर का जार जो एम्प्टी था, कलरलेस था, वहाँ पे एयर थी और वो एयर पास आउट हुई है, वो एयर डिफ्यूज आउट हुई है। एयर फ्रॉम द अपर गैस जार ऑल्सो डिफ्यूजेज इनटू लोअर गैस जार। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलता रहेगा, बट एक लिमिट तक चलेगा जब तक दोनों में एक इक्विलिब्रियम या इक्वल सेट नहीं होता। बट वो हमें दिखता नहीं है कि ऊपर से कब नीचे आता है। नीचे से ऊपर गया वो क्यों दिखा? क्योंकि ऊपर एक कलरलेस एयर थी, ऊपर जो हवा थी उसमें कोई कलर नहीं था। ठीक है, डिफ्यूजन को हम कहते हैं कि एक ऐसा फिनोमेना विच इज बेस्ड ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, डिफ्यूजन गैस में बहुत फास्ट देखने को मिलता है जबकि सॉलिड्स में सबसे स्लो होता है। ठीक है, फास्टेस्ट इन गैस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि पार्टिकल के मोशन को डिफाइन करता है, पार्टिकल्स किस तरीके से मूव करेंगे उसको डिफाइन करता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि डिफ्यूजन होने की जो रेट है, या हम कहें कितना फास्ट या कितना स्लो डिफ्यूजन होगा, वो डिपेंड करेगा कि हम टेम्परेचर कैसा रख रहे हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, अभी डिफ्यूजन को अगर हम कहें तो ये भी कह सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। दो अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर जब एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, तो हम इनको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट ग्रेड के बच्चे, या हम कहें जो डिफरेंट ग्रेड के ठीक है चलिए डिफरेंट ग्रेड के बच्चे जिनको सेम स्पोर्ट खेलना है, तो वो अपने आप एक दूसरे से मिलजुल के खेल लेते हैं। वही काम हमारे स्टेट ऑफ मैटर भी करते हैं कि वो एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं, एंड दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। जब इंटरमिक्स होते हैं टू डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे में मिलते हैं। ठीक है, जब भी हम खाना खाने जाते हैं या घर पे जब भी बनता है, तो
बन रहा होता है हमारा खाना, जो कि या तो सॉलिड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा। बट एयर के साथ जब वो मिक्स होता है, एयर के साथ जब उसके पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, तो वो हम तक जल्दी पहुंचता है। ठीक है, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड, वो हमें बहुत जल्दी कंसिडरेबल डिस्टेंस से पता चल जाती है कि भाई खाने में क्या बन रहा है। ठीक है, दूसरा, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है एयर में वो पानी के अंदर घुला मिला है, इसीलिए द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन फ्रॉम देयर। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स को जो ऑक्सीजन मिलता है वो पानी में जितना ऑक्सीजन मिक्सड आउट है, पानी एक लिक्विड स्टेट है जबकि ऑक्सीजन एक गैसियस स्टेट में है, ये दोनों का इंटरमिक्स होता है, ये दोनों का डिफ्यूजन होता है, और उसी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से ये हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, इंक का स्प्रेड होना वाटर में, इंक का स्प्रेड होना वाटर में, ये आपको अगर सॉलिड टू लिक्विड एग्जाम्पल देखना हो तो उजाला जैसे जो आते हैं 4 बूंदों वाला, ठीक है, जो कपड़े वाइट बनाता है वो लिक्विड फॉर्म में भी आता है, सॉलिड फॉर्म में भी आता है, जिसको यूजुअली पानी में डाला जाता है, घोला जाता है और कपड़े उसमें डाल के फिर उसको स्ट्रेन आउट करके सुखाए जाते हैं। ठीक है, तो स्प्रेडिंग ऑफ इंक भी एक टाइप का डिफ्यूजन है। उसके अलावा जब भी हम परफ्यूम लगाते हैं, आजू बाजू के घरों में भी पता चलता है कि भाई हाँ, ये ब्रांड का परफ्यूम इस घर में यूज़ होता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स की आदत होती है, कुछ माइल्ड लगाते हैं। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम जब भी परफ्यूम स्प्रे आउट करते हैं तो बेसिकली उसके जो फ्यूम्स हैं, उसके जो वेपर्स हैं वो एयर में मिक्स आउट हो जाते हैं। अब एयर टू एयर यानी वेपर टू एयर में भी डिफ्यूजन हमें देखने को मिलता है। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी स्लो प्रोसेस, जबकि वही डिफ्यूजन इन गैस इज द फास्टेस्ट प्रोसेस। ठीक है, गैस में डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी समझते हैं मैटर की कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। हमें ये फिनोमेना पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, उसी तरीके से लाइक पार्टिकल्स जो होंगे वो दूर जाएंगे, अनलाइक पार्टिकल्स साथ में आएंगे। समझते हैं, चॉक, आयरन नेल, आइस क्यूब, ये सारा का सारा हमारा सॉलिड है। ठीक है, आइस क्यूब जब तक फ्रिज में है वो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में ही गिना जाएगा, अनटिल एंड अनलेस इट स्टार्ट्स टू मेल्ट डाउन। ठीक है, अभी आप देखो कि भाई चॉक है, आयरन नेल है, आइस क्यूब है, ये सारी चीज़ों को आप हथौड़े से तोड़ने का ट्राई करो, आइस क्यूब पहले टूट जाएगा, चॉक टूट जाएगा, आयरन नेल टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये इसके वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है, ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें इजीली टूट जाएंगी या कुछ ऐसी होंगी जैसे आयरन, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है टू ब्रेक देम डाउन। ठीक है, तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पीस ऑफ चॉक जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। आइस क्यूब थोड़ा और मांगेगा अगर हमने ताज़ा फ्रिज से निकाला है, और आयरन नेल इतना जल्दी नहीं टूटता इवन विथ लार्जर फोर्स। तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है वो चीज़ समझो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चॉक के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, वो बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कभी भी टूट सकते हैं। इसीलिए जब भी चॉक को तोड़ना है, टीचर हाथ से भी तोड़ता है, मेरे जैसे टीचर्स हाथ से तोड़ के बच्चों को मारने में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चॉक के बीच का जो पार्टिकल है, पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो वीक है। ठीक है, और क्या है ना कि आइस का उससे थोड़ा ज़्यादा है, और
आयरन नेल का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ आ रही है बात? तो बेसिकली हो क्या रहा है कि चौक का जो है वो पार्टिकल के बीच का बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, दोस्तों के बीच में अनबन बनी हुई है चौक में, तो यहाँ पे ये जल्दी टूट जाएंगे। आइस क्यूब में कुछ हद तक ठीक है, दोस्ती उनकी समझ है उनमें, तो वो मेंटेन कर लेते हैं, जबकि आयरन नेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के बैठे हैं, तो आयरन नेल जल्दी टूटते नहीं हैं। इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सॉलिड में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और सबसे कम हमें गैसियस पार्टिकल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सॉलिड मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ रहता है, जबकि गैस लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड आउट होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर समझते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत यानी बहुत छोटे होते हैं, विच के नॉट बी सीन विद द लाइक विजिबल आइज। हमारे माइक्रोस्कोपिक आइज है नहीं, हमारे आँखों में माइक्रोस्कोप भगवान ने फिट नहीं किया है, तो हमें दिखाई नहीं देता। इनके बीच में स्पेस होती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये और फास्ट मूव करेंगे। विद द राइज इन टेम्परेचर ये पार्टिकल्स और फास्ट मूव करेंगे। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। इनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो हाईएस्ट होता है सॉलिड्स में, लीस्ट होता है हमारे एयर में। ठीक है, ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बेसिस पे हमने स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन किया या क्लासिफाई किया इनटू 3 मेन टाइप्स: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा 2 और स्टेट हैं, दैट इज द प्लाज्मा, हॉट, सुपर हॉट गैसेस, गैस के ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ पे जनरली टेम्परेचर कंडीशंस बहुत हाई है, एंड प्लाज्मा स्टेट आपको सन में बहुत अच्छे से समझ आ सकता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है सन जैसा। और इसके अलावा एक और स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है, दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट है यानी कि इट इज लोअर देन सॉलिड, ये बहुत ज़्यादा फ्रीज करा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्टेट है जो कि बहुत लो है टेम्परेचर में। ठीक है, तो अगर हम ये 3 स्टेट्स के ऊपर नीचे इनको प्लेस करना चाहें तो सबसे पहले बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसके ऊपर हमारा प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, ये 5 बेसिक स्टेट्स हैं जिसमें हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस डिटेल में समझना है। इनको हम इतना डिटेल में नहीं समझते। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को अगर हम डिटेल में समझना स्टार्ट करें तो भाई सॉलिड्स कुछ इस तरीके से टाइटली पैक्ड हैं, इनके बीच में लीस्ट जगह होती है, देयर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, इन जब जगह कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। जब पार्टिकल्स के बीच में जगह कम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। ठीक है, फॉलोड बाय, यहाँ पे मूवमेंट की कैपेसिटी नहीं है, पार्टिकल्स को हिलने जुलने की परमिशन नहीं है। जहाँ पे मोशन नहीं होगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है फिर ये जो है हमारे, ये क्लोज्डली पैक्ड, एक दूसरे से एकदम चिपक के रहते हैं, तो इनमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। मैंने अभी बोला मूवमेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी नहीं होने का कारण क्या है कि इनके बीच में जगह ही नहीं है कि ये हिलडुल सके। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को हम अगर बोलें तो भाई ऐसा टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर है,
प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि इनका फिक्स्ड वॉल्यूम शेप रहता है, डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम रहता है। आप कोई भी सॉलिड चीज़ ले लो, ठीक है, इनमें कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाने वाली कैपेसिटी। सॉलिड्स को आप दबा नहीं सकते, बट हाँ एक सॉलिड है जिसको हम दबा सकते हैं, और वो हमारा रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, स्पॉन्ज। ठीक है, हम स्पॉन्ज एक सॉलिड है, इट हैज़ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, पर हम उसको कंप्रेस क्यों कर सकते हैं? मोस्टली ऑल सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, एक्सेप्शन इज स्पॉन्ज। ठीक है, आप जब कंप्रेस करने जाओगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आप आपके घर की दीवारों को कंप्रेस करने जाओ, आपके हाथ कंप्रेस हो जाएंगे, बट दीवार की वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग। ठीक है, फिर दे आर रिजिड, एकदम मस्त कठोर दिल इंसान होते हैं हमारे सॉलिड्स। ऐसा हर सॉलिड है क्या जिसको हथौड़ा मारने से भी नहीं टूटता? अनबेंडिंग एंड इनफ्लेक्सिबल, हम सॉलिड्स को बेंड नहीं कर सकते। तो रबर तो एक सॉलिड है, रबर को हम बैंड कर सकते हैं मैडम। एक्सेप्शन आ गया फिर से, साइंस इज एन एक्सेप्शन, ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो सॉलिड्स जो हैं वो जनरली रिजिड होते हैं, बट बहुत सारे एक्सेप्शंस में हम उसको बेंड आउट कर सकते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क कर सकते हैं, उनको कंप्रेस कर सकते हैं। समझते हैं, धीरे धीरे सब समझते हैं। ठीक है, रिजिडिटी में हम मोटा मोटी ये समझते हैं कि जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उनका शेप चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, सम आर इलास्टिक लाइक रबर बैंड। ठीक है, यहाँ पे कुछ सॉलिड्स लाइक रबर, दे चेंज देयर शेप। जब हम उन पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपना शेप तो चेंज करते हैं, बट जब वो फोर्स हटा लेते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं। ठीक है, वो इलास्टिसिटी रबर बैंड में देखने को मिलती है हमें बहुत अच्छे से। इसके अलावा कुछ प्लास्टिक है, प्लास्टिक यानी कि जब हम उन पे फोर्स लगाते हैं उनका शेप चेंज हो जाता है, बट फोर्स हटाने पे वो वापस वो शेप गेन नहीं करते, बट वो सॉलिड स्टेट में रहते। ठीक है, क्ले हो गया, अब मिट्टी हो गई, आटा गूंदा जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या हैं? प्लास्टिक है। वो ऐसे सॉलिड्स हैं जिसको फोर्स अप्लाई करने पे उनका शेप चेंज होगा, बट जब आप फोर्स हटा दोगे तो वो वापस वो शेप में नहीं आएंगे, बट द थिंग इज दे विल रिमेन इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज लिक्विड स्टेट। यहाँ पे हमें पार्टिकल्स के बीच में जगह देखने को मिल जाती है। लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, यानी कि इससे दो प्रॉपर्टी सीधी सीधी समझ आती है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड के कंपेयर में कम होगा। सॉलिड के कंपेयर में यहाँ पे जगह ज़्यादा है तो पार्टिकल्स को मूव करने की स्पेस मिलेगी, और जहाँ पे पार्टिकल्स को मूव करने की स्पेस मिलेगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, होगी। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा होगी बट गैस के कंपेयर में कम होगी। ठीक है, तो जो लिक्विड का स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंटर पार्टिकुलर फोर्स जो है वो स्पेसेस की वजह से कम है एज कंपेयर टू सॉलिड, दैट गिव्स राइज टू एग्जिस्टेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड। और जब काइनेटिक एनर्जी होती है तो मोशन पॉसिबल होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं हमारे। ठीक है, मॉडरेट जगह होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती लाइक एयर, तो ये कम मूव करेंगे बट मूव ज़रूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो लिक्विड हमेशा जिस कंटेनर में हमने पोर किया है वो उसका शेप लेगा, वॉल्यूम उसका डेफिनाइट होता है, बट शेप इज ऑलवेज ऑफ द कंटेनर। पानी की बोतल के अलग अलग शेप ले लो, ठीक है,
लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, ये हम कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली। इसमें टाइम चाहिए, जगह चाहिए, प्रेशर उतना बिल्डअप होना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज़ को कंप्रेस करने के लिए प्रेशर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्रेशर के बिना कभी भी कंप्रेशन नहीं आएगा। जब तक प्रेशर नहीं आएगा एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होगी। वही वाला सीन है, ठीक है। ऑल लिक्विड्स फ्लो, सारे लिक्विड फ्लो करते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। समझ आ रही है बात कि जो भी लिक्विड्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं और जहाँ पे लिक्विड फ्लो करते हैं उनको हम फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अभी मैंने 4 ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स लिए हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट लेने का रीज़न मैं समझाती हूँ। मैं इन चारों में स्लैंटिंग पोजीशन में मेरी स्केल प्लेस करती हूँ और चारों में डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड लेती हूँ। एक में मिल्क लेती हूँ, हनी, एक में केरोसिन और एक में सिंपल पानी। चलिए फिलअप करते हैं वाटर, हनी, मिल्क एंड केरोसिन से। ये सारे जब फ्लो डाउन होते हैं तो कितनी स्पीड से होते हैं वो आपको समझना है। एक बार फिर से मैं फ्लो डाउन करूंगी, जस्ट ऑब्जर्व वाटर, हनी, मिल्क और केरोसिन कौन कितना जल्दी फ्लो डाउन होता है, ठीक है। सबसे लास्ट हनी हो रहा है। अभी फ्लूइडिटी इसी तरीके से डिफाइन होती है। केरोसिन सबसे पहले आता है, उसके बाद वाटर आता है, उसके बाद मिल्क आता है और लास्ट में हनी आता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। ये जो प्रॉपर्टी है वो किसी और चीज़ से भी डिफाइन करती हैं, दैट इज़ विस्कोसिटी। कितना गाढ़ा है हमारा लिक्विड, हमारा लिक्विड कितना गाढ़ा कितना पतला है, दैट इज़ विस्कोसिटी, ठीक है। वो जितना जल्दी फ्लो डाउन कर सकता है, जितना जल्दी हम उसको पोर कर सकते हैं, उतना कम विस्कस वो लिक्विड है। अगर आप हनी की जगह यहाँ पे कैस्टर ऑयल लेंगे तो वो शायद हनी से भी ज़्यादा टाइम लगाएगा टू फिल अप इतना लेवल, ठीक है। तो सबसे इजीली सबसे लेस विस्कस फ्लूइड जो होते हैं लाइक केरोसिन, वो जल्दी फ्लो डाउन करते हैं। केरोसिन, वाटर, मिल्क एंड हनी विस्कोसिटी के बेसिस पे। विस्कोसिटी यानी मोटा मोटी समझो गाढ़ापन, लिक्विड्स के फ्लो करने में जो गाढ़ापन होता है वो। नेक्स्ट आते हैं हमारे गैसियस स्टेट, बड़े मस्ती में झूमने फिरने वाले पार्टिकल्स कहीं पे भी कभी भी हमें मिल जाते हैं। दैट इज़ बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ गैस। ये सबसे लूजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में सबसे ज़्यादा जगह होती है। जिस दिन क्लास में कोई नहीं आया होता, हम फैल फैल के जो बैठते हैं उस दिन हम गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। जहाँ इच्छा मर्जी हम जाके बैठ लिए। फ्लॉप मूवी देखने गए थिएटर में, कहीं पे भी मूवी देखने बैठ गए, वो वाली चीज़। यहाँ पे पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम कम होगा। इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई मोह माया नहीं। तू अपनी दुनिया में घूम, मैं अपनी दुनिया में घूमूंगा। जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अबांडेंस में है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ये कहीं पे भी हिलेंगे डुलेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो गैसेस में जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो हाईएस्ट रहती है, बिकॉज पार्टिकल के बीच में मूव करने की स्पेस हाईएस्ट रहती है, ठीक है। इनका कोई डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम नहीं होता। सॉलिड में हम डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम दोनों बोलते हैं। लिक्विड में हम वॉल्यूम तो डेफिनाइट करते हैं बट हमारा जो शेप है वो कंटेनर का होता है, जबकि गैस तो किसी में नहीं बैठता। मैं अपनी मर्जी का मालिक, मुझे जहाँ घूमना है मैं घूमूंगा, ठीक है। डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम।
तो जब हम बात करते हैं खाना बनना, खाने की स्मेल पहुंचना, तो वो ऐसा तो है नहीं कि खाली किचन में सीमित रह जाती है, पूरे घर में फैल जाती है अच्छी स्मेल, बुरी स्मेल, जो भी है, ठीक है। तो उसका कोई डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम नहीं होता, इसीलिए घर में जो अच्छा खाना बनता है उसकी स्मेल हमें सबसे पहले पहुंचती। दो कारण होते हैं, एक तो डिफ्यूजन होता है, दूसरा हमारी पसंदीदा चीज़ बनती है, इसीलिए करेले की सब्जी की स्मेल आए ना तो हम घर में बैठे ही ना। गैसेस फ्लो, इनके पास भी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है लाइक लिक्विड्स, बट लिक्विड के कंपेयर में हमारे गैसेस बहुत ज़्यादा इजीली फ्लो कर पाते हैं और इनका पार्टिकल मूवमेंट कंटिन्यूस होता है, ठीक है, और बहुत फास्ट मूवमेंट होता है जब हम इनको सिलेंडर्स में भरते हैं। अगर आपने कभी देखा हो, मम्मा जब सिलेंडर कनेक्ट कर रहे होते हैं ना तो नॉब ऑन करते तो आपको पिस करके एक आवाज़ आती है, दैट इज़ द गैस स्टार्टिंग टू मूव इन द पाइपलाइन, ठीक है। तो गैस बहुत जल्दी मूव डाउन करता है और सॉलिड वॉल्स ऑफ कंटेनर जो हैं उसी के अंदर उसको हम कन्फाइंड कर सकते हैं, उसी के अंदर हम भर के रख सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर भी उनका मूवमेंट बहुत फास्ट और बहुत फटाफट रहता है। ये बहुत ही इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, स्क्वीज आउट हो जाते हैं, इसीलिए हम इनको परफ्यूम्स में या हम कहें कि गैस सिलेंडर्स वगैरह जो हम फिलअप करते हैं तो वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि इनके बीच की जो स्पेस है उसको हम भर भर के एक्स्ट्रा फिलअप कर देते हैं। बलून्स में हम भरते हैं उसी तरीके से। सोडा बॉटल खोलते हो, हम सब स्प्राइट हम सब ने देखा है, वहाँ पे जब भी हम बॉटल खोलते हैं तो एक गैस रिलीज होता है जो कि कंप्रेस करके स्क्वीज करके उसमें भरा होता है, ठीक है। चलिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन ऑल डिफ्यूज इन लिक्विड। अभी लिक्विड के अंदर सॉलिड भी डिफ्यूज हो जाता है, लिक्विड के अंदर लिक्विड भी डिफ्यूज हो जाता है, लिक्विड के अंदर गैस भी डिफ्यूज हो जाता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स आर हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जिस रेट पे डिफ्यूजन होगा वो लिक्विड का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। बट ये इसीलिए है क्योंकि लिक्विड में मूवमेंट की एक फ्री स्पेस है। यहाँ पे जो शेप है, जितना आप बड़े बॉटल में से उसको और बड़े कंटेनर में जब शिफ्ट करोगे तो उसको और उतनी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी। तो जितना बड़ा कंटेनर, जितनी ज़्यादा स्पेस, वो इतना इजीली उसके पार्टिकल्स मूव कर पाएंगे। सॉलिड में ये कोई केस ही नहीं आता कि जो आप साइज़ बढ़ा लो, पर सॉलिड जो पार्टिकल है वो अपने ही शेप में रहेगा। चलिए मोटा मोटे डिफाइन करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस को टू समराइज। सॉलिड्स के पास फिक्स शेप होता है जबकि लिक्विड फिक्स्ड शेप नहीं होता, और गैसेस में भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। लिक्विड एंड गैस जो शेप ऑफ कंटेनर जिसके अंदर उसको भरा जाता है उसका शेप लेते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड फिक्स्ड वॉल्यूम का है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड रह सकता है, बट गैस में वॉल्यूम भी फिक्स स्टेट में नहीं रहता, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्स, दो पार्टिकल्स के बीच की जगह, दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम देखें तो सॉलिड बहुत नज़दीक नज़दीक पार्टिकल्स हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग। लिक्विड में मॉडरेट होगा, ठीक है भाई, हो जाएगा, जबकि गैस में बहुत ही ज़्यादा वीक स्पेस है। यहाँ पे इनके बीच में कोई प्रेम भाव नहीं है। सॉलिड में वो बहुत अच्छे से बॉन्ड बना के अब एक दूसरे के साथ रहते हैं, लिक्विड में थोड़ा बहुत आगे पीछे चला लेते हैं, पर गैस में तो कोई तालमेल नहीं, तू इधर मैं उधर, ठीक है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स सॉलिड में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पेस होती है, जबकि लिक्विड में मॉडरेट स्पेस होती है, थोड़ी बहुत स्पेस हो जाती है। गैसेस तो अपनी दुनिया में हर एक पार्टिकल अलमस्त रहता है, ठीक है। तो जब हम डिफाइन करते हैं या जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन अ ग्रेटर लेवल, इट इज़ लाइक कि शेप ऑफ सॉलिड फिक्स्ड,
उसका वॉल्यूम फिक्स्ड, इनके बीच में बॉन्ड, पार्टिकल अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट, बट स्पेस कुछ भी नहीं। लिक्विड में शेप का कोई ठिकाना नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है भाई। मेरे बीच में, मेरे पार्टिकल्स के बीच में जगह आपको मिल जाएगी, और जगह मिल जाएगी तो मेरा जो इंटर पार्टिकल फोर्स का अट्रैक्शन है वो भी आपको अच्छे से दिख जाएगा। गैसेस ऐसे हैं कि भाई मेरे को ना शेप की पड़ी है, ना मेरे को वॉल्यूम की पड़ी, जहां मेरे को मिला मैं फैल जाऊंगा, ठीक है। इंटर पार्टिकुलर फोर्स यहाँ पे एक दूसरे के प्रति दो पार्टिकल्स को कभी प्रेम भाव नहीं, कोई मोह माया नहीं, और इन सब को ध्यान में रखते हुए इनके बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। समझ लिए तीनों स्टेट ऑफ मैटर। अभी नेक्स्ट हम समझेंगे कि ये जो स्टेट ऑफ मैटर्स हैं हमारे, ये अलग अलग कंडीशन पे किस तरीके से बिहेव कर, या एक दूसरे में हमको इनको चेंज करना है तो कैसे करें। घर पे मम्मी बर्फ़ जमाती है, लिक्विड वाटर को हम सॉलिडिफाई करते हैं, ठीक है। घर में कैम्फर यानी कि कपूर जलता है तो वो तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। यहाँ पे बेसिकली हमने तीनों स्टेट ऑफ मैटर और उनकी मोटा मोटी जो मेन प्रॉपर्टीज़ थी उनको समझ लिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में टू अंडरस्टैंड इन डिटेल ये तीनों स्टेट का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ या कौन से फैक्टर्स पे हम इनको वो सारे स्टेट्स में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं।